नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज डे 27 है आधार सीरीज का और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, फिर इसकी रूपरेखा बताएंगे और इसका मॉडल उत्तर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आज क्या है? डिजिटल समाज के उदय ने भारतीय सामाजिक संरचनाओं में नई असमानताओं अर्थात न्यू इनइक्वलिटीज़ को जन्म दिया है। विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द इमरजेंस ऑफ ए डिजिटल सोसाइटी हैज़ गिवन राइज टू न्यू इनइक्वलिटीज विद इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। एनालाइज इट। तो इस क्वेश्चन की रूपरेखा देख लीजिए आप। क्या करेंगे हम, क्योंकि डिजिटल समाज के बारे में बताना है हमको, और ये जो डिजिटलीकरण समाज में बढ़ रहा है, इससे समाज में क्या क्या असमानताएं बढ़ रही है। देखिए, डिजिटलीकरण के काफ़ी फायदे भी हैं, लेकिन आपको पता होगा डिजिटल एक्सेस सभी को बराबर नहीं है। डिजिटल डिवाइड आप बार बार पढ़ते होंगे, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसके फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी हमारे समाज में उत्पन्न हुई है। उन्हीं चुनौतियों पर आज हम डिस्कस करेंगे। उत्तर की रूपरेखा कैसे होगी? देखिए, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रहेगा हमारा। विभिन्न आयामों से समस्या को देखेंगे हम। किस समस्या को? जो नई असमानताएं हुई हैं, इन समस्याओं को। डेटा का उपयोग करेंगे। इसमें आपको बेहतरीन डेटा मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट स्रोत के साथ डेटा मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डेटा देना जरूरी है। उदाहरण, जैसे मेंस में आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, एग्जाम्पल्स और फैक्ट, ये फैक्ट्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके उत्तर को जो है बेहतरीन बनाती हैं। और अगर आप सामान्य से साधारण से स्टेटमेंट लिखते हैं कि समाज में डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है। फिर बताइए आप कि डिजिटल डिवाइड कैसे बढ़ रहा है, किसके बीच बढ़ रहा है। जैसे ग्रामीण और शहरी, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, 50% से भी कम लोगों के पास एक्सेस है, लगभग 40%। शहरी क्षेत्र में कितना है, 65 से भी ज़्यादा है, ये बताना है। फिर लिंग आधारित आपको बतानी है इनइक्वलिटीज़। भाई, जेंडर इनइक्वलिटीज़ में क्या होता है कि महिलाओं के पास आप देखते हैं कम एक्सेस होता है और पुरुषों के पास ज़्यादा होता है। फिर अमीर गरीब के हिसाब से देखना है। अमीर लोगों को एक्सेस ज़्यादा होता है इंटरनेट का और डिजिटल सुविधा होगा, लेकिन गरीब लोगों के पास कम होता है। कोविड-19 में आपने देखा होगा कि जो गरीब लोगों के बच्चे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, उनको डिजिटल एक्सेस नहीं था, तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए थे। जबकि अमीर घर से जो बच्चे थे, उनको पूरा एक्सेस था, उनके पास गैजेट्स वगैरह सब थे, तो उन्होंने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है। तो इसके कई आयाम हैं, आर्थिक, सामाजिक, कई एंगल से आपको ये देखना होगा। फिर कुछ संवैधानिक संदर्भ देंगे। जैसे संवैधानिक संदर्भ में आप क्या बताएंगे? जैसे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत क्या है कि ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार जो है, जीवन का अधिकार भी है और स्वतंत्रता का अधिकार भी है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत है। स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम इंटरनेट के ऊपर अपनी बात रख सकते हैं, तो वो भी संदर्भ देंगे यहाँ पर। नीतिगत पहले देंगे, भाई सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो आपको बताने होंगे। जैसे IT एक्ट 2000 आप लिखेंगे, IT एक्ट 2000, है ना। ये इसको डिजिटल जो भी आपके कार्य होते हैं उनको विनियमित करता है। इसके अलावा भारत नेट परियोजना बताएंगे। भाई, इससे क्या हो रहा है कि पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, नेट की एक्सेस और नेट की पहुंच बढ़ रही है। इस प्रकार से फिर एक समस्या का समाधान भी आपको बता देना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे कि आगे की राह लिख देंगे। अच्छा, आपकी भाषा स्पष्ट हो, लेकिन सरल हो और प्रभावी हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही दोस्तों ये बता देते हैं कि विशेष बैच 2.0 शुरू हो रहा है। ये GS2 इसमें कराया जा रहा है और 15 मई से शुरू हो चुका है और 14 अप्रैल तक 1 महीना ही चलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये इसका शेड्यूल देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें पूरा GS2 आपका अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन डेली देते हैं और सैटरडे को लाइव आंसर राइटिंग आप लोगों की कराई जाती है। कॉपियों का मूल्यांकन शामिल होता है और इसमें आपको एक बेहतरीन मॉडल उत्तर दिया जाता है। जैसे यह उत्तर बनाया है, इंग्लिश और हिंदी में, ये दोनों है, बाइलिंगुअल है, तो आप सब जुड़ सकते हैं, हिंदी के छात्र भी और इंग्लिश मीडियम के भी छात्र। इसका PDF आपको यहाँ मिलेगा फोकस IAS PCS चैनल पर। आप हमारे चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। और कोई भी क्वेरी अगर इससे रिलेटेड है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, या आधार सीरीज का डाउट है, या टेस्ट सीरीज से लेकर कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए 9811504781। अब अपना उत्तर देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन पढ़ ही लिया है हमने, बताने की डिजिटल समाज के उदय से जो नई नई इनइक्वलिटीज आ रही है समाज में वो बतानी है। तो सबसे पहले आप 3-4 लाइन का एक बढ़िया सा इंट्रो लिख देंगे। इंट्रो में मैंने आपको बताया, या तो कोई डेफिनेशन दीजिए आप, डिजिटल डिवाइड क्या है, डिजिटल समाज क्या है ये बता दीजिए, या बेस्ट है कि आप किसी डेटा के साथ दीजिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। देखिए अभी हम डेटा देंगे कि भारत में कितने इंटरनेट उपयोग करते हैं। देखिए कैसे आप लिखेंगे, डिजिटलीकरण आधुनिक भारत के सामाजिक परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये सब जानते हैं, अभी डिजिटल युग चल रहा है। 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान के बाद भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता जो 330 मिलियन थे कब 2014 में, बढ़कर देखिए 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है, 800 मिलियन अभी 2024 का ये डेटा है लेटेस्ट। परंतु तकनीकी प्रगति एक विशेष तरह का सामाजिक विभाजन भी लाई है जिसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो ये आप एकदम डेटा भी हुआ और परिभाषा भी हो गई। इस प्रकार आपका एक बेहतरीन इंट्रो तैयार हो जाएगा। देखिए जब भी आप लिखते हैं तो केवल इसी फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कैसे, यहाँ एक इंट्रो होगा या फिर मेन बॉडी का हेडिंग होगा। मेन बॉडी का हेडिंग आप जरूर डालिए जिससे जो आपका निरीक्षक है उसको पता चल जाएगा कि कैसे आप जो है क्या बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड कैसे कैसे आप पूरा कर रहे हैं। ये देखिए फिर आप सब हेडिंग डालेंगे और पॉइंट्स में उत्तर लिखेंगे। ये नहीं कि आपने लंबा लंबा पैराग्राफ लिख दिया, इससे आप बचेंगे क्योंकि निरीक्षक क्या होता है जल्दी में कॉपी चेक करेंगे। मान लिया तो भाई कुछ अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे थोड़ा जल्दबाजी में चेक कर सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है, कौन कैसे कॉपी चेक कर रहा है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपका काम है एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ अपना उत्तर देना प्रश्न की मांग को पूरा करते हुए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अच्छा, इसका इंग्लिश मीडियम का भी आंसर बना दिया, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, वो भूल गए ऐड करना, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। फिर देखिए इसका हेडिंग क्या डालेंगे क्योंकि नई असमानताएं पूछा गया है क्वेश्चन में डिजिटल उदय के बाद, डिजिटल सोसाइटी के उदय के बाद। तो नई असमानताओं का उभार, ये मेन हेडिंग होना चाहिए आपका। इसके अलावा कोई हेडिंग नहीं डालना आपको, समझ लीजिए क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जामिनर आपका ये हेडिंग देखते समझ जाएगा क्वेश्चन बच्चे को समझ आ गया है और वह अच्छे से उत्तर दे रहा है। अब आएंगे सब हेडिंग के ऊपर। पहला सब हेडिंग क्या होगा, डिजिटल विभाजन किसके मध्य, ग्रामीण और शहरी भारत के। इसमें 1-2 डेटा देंगे आप और सीधा अगले पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिया है क्योंकि इन केस अगर ये क्वेश्चन 200 नंबर या यूपीएससी में 250 नंबर में पूछता है तो आपका उत्तर में कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 125 शब्दों में आप केवल यहाँ 2-2 पॉइंट लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी हेडिंग देखिए कितने हैं, 6, और 2-2 पॉइंट आप लिखेंगे 12, तो आपके 2 पेज आराम से भर जाएंगे। फिर आगे की राह भी बताना है और आपको यहीं कहीं कोने में सरकार की योजनाएं भी बता देने की। 3-4 योजनाएं चल रही है, भारत नेट बता देंगे आप, IT एक्ट बता देंगे, डेटा का स्थानीयकरण बता देंगे, है ना, और कोई शिक्षा का से जुड़ा कार्यक्रम आप जोड़ देंगे, जैसे नई शिक्षा नीति, इसमें क्या है डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका एक परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष में भी जैसे मैंने बताया फैक्ट या कीवर्ड या एक भविष्य की राह बताएंगे आप। जैसे इसमें अतः सबका डिजिटल विकास अर्थात इंक्लूसिव डिजिटलाइजेशन ही सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत कर सकता है। इतना सा आप लिख देंगे, 1.5 से 2 लाइन का भी इंट्रो लिख देंगे, लेकिन उसमें एक कीवर्ड होगा या फैक्ट होगा या कोई रिपोर्ट होगी या किसी समिति का नाम होगा, तो वो बेस्ट निष्कर्ष आपका माना जाएगा। कोई फायदा नहीं है आप इतना बड़ा निष्कर्ष लिखेंगे, लेकिन वो सीधे सीधा आप स्टेटमेंट लिखने की डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को प्रयास करने चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। कॉन्क्रीट लिखिए, ठोस लिखिए, अर्थात जो एग्जामिनर देखते समझ जाए कि हाँ इसका जो है एकदम माइंडसेट क्लियर है और आपको फिर वो अच्छे नंबर देगा। देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या, पहला पॉइंट क्या है, डिजिटल विभाजन ग्रामीण वर्सेस शहरी क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट देंगे। देखिए जब भी आप कोई डेटा देते हैं वहाँ स्रोत का नाम कोशिश करिए कि लिखिए। इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैंने बताया था पहले भी कि डेटा शीट एक अलग से आपके पास होनी चाहिए मेंस के लिए, नहीं तो फिर आपको क्या है लास्ट मोमेंट में आपको कोई डाटा याद नहीं आएगा। ये डाटा शीट बना लीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए और ये डाटा शीट अभी बना लीजिए, जिससे कि जब आप आगे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे यही डाटा आपको रटना है, यही आपको याद कर लेना है बिल्कुल मुँह जबानी, और इसी डेटा का आपको प्रयोग करना है, किसी और का डेटा नहीं देखना है। फिर भले ही कितनी भी फैक्ट बुक आ जाए एग्जाम मार्केट में, वो आपको नहीं देखना है, अपने डेटा के ऊपर भरोसा रखिए। क्योंकि जब आप काफ़ी डेटा आपके पास हो जाएगा ना तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, सब भूल जाओगे कि हाँ क्या लिखना है। तो जैसे माइक्रो नोट्स जब आप बनाते हैं तो डिजिटल डिवाइड अगर आप वहाँ लिखेंगे डिजिटल डिवाइड, तो उसके केवल 2 से 3 डेटा ही आप लिखेंगे केवल,
बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये डेटा आपको याद कर लेना है अच्छे से और प्रैक्टिस में लाना है अपनी। क्या है, भारत में ग्रामीण आबादी के पास इंटरनेट ही नहीं है। कितनी? 42% आबादी के पास कोई इंटरनेट नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट आप लिख देंगे ऐसे। देखिए, इससे आपको घबराना नहीं, 2023 का डेटा है, क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्ट हर साल नहीं निकलती है। 1-2 साल पुरानी रिपोर्ट भी आपकी चल जाएगी। अगर कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई है तो लिख दीजिए, नहीं तो सबको पता है, क्योंकि ये हर साल तो निकालेगा नहीं नीति आयोग, हर 2-3 साल में एक बार निकालेगा इस प्रकार की रिपोर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। शहरी भारत में देखिए 75% और ग्रामीण में 23%, 35%। डेटा खर्च में देखिए, शहरी परिवार इतना खर्च करता है, ग्रामीण केवल 50 से 100 रुपये को खर्च कर पाता है। उदाहरण देंगे फिर आपका कि कोविड-19 के दौरान जो भी बताया था कि शहरी बच्चों को जूम क्लासेस और ये सब एक्सेस था, लेकिन 25 करोड़ बच्चे जो ग्रामीण शिक्षा से वंचित रहे थे। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बताइए आपने, एक ही भारत की बताई, तो इससे बढ़िया और क्या बताएंगे आप। नंबर 2 देखते हैं, डिजिटल शिक्षा में असमानता। ये अभी बताया, ये यहाँ ग्रामीण शहरी बता देंगे आप। एडटेक कंपनियां बताएंगे, जैसे बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां हैं, उनका जो 90% ग्राहक क्या है, वो शीर्ष 10 शहरों में ही केंद्रित है। अर्थात बड़े 10 जो शहर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे जो बड़े शहरों में है, 90% उनका जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो वहीं से आता है। तो 10% में केवल ग्रामीण भारत और पिछड़े एरिया है। तो ये आप बताएंगे। उदाहरण देंगे, जैसे महाराष्ट्र में डिजिटल साक्षरता 42% है और बिहार में केवल 8% बच्चे ही डिजिटल साक्षरता तक उन पहुंच बना पाते हैं। दूसरा उदाहरण देंगे, ये पहला दिया, दूसरा दिया, सार्वजनिक स्कूल आप जरूर दें, क्योंकि भाई यहीं से तो पता चलेगा कि सरकार हमारी क्या प्रयास कर रही है और कहाँ हम पिछड़ रहे हैं। सार्वजनिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम केवल 45% जिलों से भी कम है। अर्थात आधे से अधिक जिलों में तो स्मार्ट क्लास है ही नहीं, जो सरकारी स्कूल है वहाँ। तीसरा देंगे अब देखिए, ये हमने क्या किया, ग्रामीण शहरी देखा, ये एजुकेशन का आयाम देखा। अब हम इकोनॉमिकल आयाम देखेंगे, क्योंकि जैसे बताया कि क्वेश्चन जो है ना, ऐसे नहीं लिखना आपको कि 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे लिखें, हेडिंग वो नंबरिंग की और सारा लिख दिया। आप सब कैटेगराइजेशन करेंगे। सब कैटेगराइजेशन यही है कि विभिन्न आयाम से आप सोचेंगे कि भाई इधर शिक्षा का आयाम हो गया, उधर स्वास्थ्य आयाम भी हो सकता है, इधर क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल आयाम हो सकता है, रोजगार वगैरह इसमें आप बताएंगे। तो देखते हैं कार्य बाजार और रोजगार में किस प्रकार की असमानताएं डिजिटल सोसाइटी में पैदा हुई है। देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2 स्तरीय श्रम बाजार बनाया है। कौन सा? मतलब लेबर मार्केट। शीर्ष और निम्न। शीर्ष लोग जो है उच्च कुशल है, जैसे आप देखते हैं IT सेक्टर में अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन निम्न लोग जो हैं वो अकुशल है, निम्न पारिश्रमिक करता है, तो उनको कम सैलरी मिलती है और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये लोग पिछड़ जाते हैं डिजिटलीकरण में और इनकी सैलरी भी कम रहती है, तो असमानताएं बढ़ती है। अमीर आदमी और अमीर हुआ, गरीब को सैलरी कम होती गई, तो ये भी आप यहाँ इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि AI के आने से क्या है कि जो कुशल लेबर है, हाई स्किल्ड लेबर है, वो तो अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, लेकिन जो लो स्किल्ड लेबर है उसकी जॉब तक भी जा रही है। तो यहाँ भी असमानताएं बढ़ रही हैं। टैक्स सेक्टर में देखिए, महिलाएं कितने, केवल 28%। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है। 28% ओनली फीमेल्स आर वर्किंग इन द टेक सेक्टर, ये आप बता देंगे। गिग इकोनॉमी बताएंगे आप। गिग इकोनॉमी में कितना है, 85% असंगठित कार्यों में है, जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो ये भी लिखेंगे आप। और डिलीवरी बॉय जो है, इनका औसत आमदनी कितनी होती है, 10 से 15 माह, तो इनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। आगे देखेंगे, लिंग आधारित डिजिटल भेदभाव बताएंगे और कास्ट आधारित बताएंगे। देखिए, जाति में देखेंगे आप, जो दलित परिवार है वहाँ अभिभावक जो है कम शिक्षा है, उनको डिजिटल डिवाइस वगैरह प्रयोग करना नहीं आता है, बच्चों को कोडिंग वगैरह का ज्ञान नहीं है, AI तो बड़ी ही दूर की बात है, तो AI का प्रशिक्षण नहीं है, तो ये बता देंगे आप। SC परिवारों में इंटरनेट कितना है, मात्र 18%, जबकि जनरल कैटेगरी में कितना है, 45%, तो ये असमानता है आप बताएंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ तो मैंने उत्तर ऐसा लिखा है, कहीं कहीं आप ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे कि ऐसे बताएंगे, SC ST परिवारों में कितना है, केवल 18%, और यहाँ एक बड़ा सा ग्राफ बना देंगे, ये आपको होगा 45% जनरल कैटेगरी में। तो इस प्रकार से आप ग्राफ भी बनाएंगे। जहाँ भी चांस मिलता है आप ग्राफ बना दीजिए। GS 1 से लेकर GS 6 तक जहाँ भी आपको ग्राफ या मैपिंग का चांस मिलता है वो बनाइए आप जरूर। काफ़ी ग्राफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फोकस IAS PCS। वहाँ आपको ग्राफ, डायग्राम वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं, तो उनको आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं।
आगे देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताएं कैसे होती है। देखिए कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह का प्रयोग करके क्या होता है, किसी एक समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़का दी जाती है, तो उससे सामाजिक विभाजन आता है। फेक न्यूज, इस प्रकार के आप कीवर्ड करेंगे। हेट स्पीच, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं। तो जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ेंगे तो एक जो समुदाय है उसके ऊपर हिंसा होगी, तो ये भी असमानता है। भाई असमानता केवल पैसे की नहीं होती ना, असमानताएं हमारे विचारों की भी असमानताएं होती है, हमारी रेस्पेक्ट जो होती है उसमें भी असमानताएं आती है। तो एक समुदाय के प्रति जब घृणा होगी, दूसरा समुदाय गौरव महसूस करेगा, तो ये भी तो एक किस्म की असमानता ही हुई। ये नहीं कि भाई केवल असमानताएं पैसे से ही असमानताएं होती है। उदाहरण देखिए, सोशल मीडिया पर क्या है, सांप्रदायिक अफवाहें फैलाई जाती है, ये लिख सकते हैं आप। इसमें आप मुजफ्फरनगर दंगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी मणिपुर की जो घटना है उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। भाषाई और क्षेत्रीय असमानताएं, ये तो काफ़ी ज़्यादा आप देखते होंगे कि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका अभाव है। कहाँ? डिजिटल वर्ल्ड में जितना भी डिजिटल स्पेस है वहाँ इंग्लिश मेनली है, अभी हिंदी भी आने लगी है, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे आज भी क्या है, ज़्यादातर जो वेबसाइट वगैरह है वो इंग्लिश में मिलती है और यहाँ कंटेंट वगैरह अच्छा मिलता है। तो भाषाई और क्षेत्रीय समानताएं बताएंगे। क्षेत्रीय में क्या बताएंगे आप कि जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो इंटरनेट की पहुँच है, डिजिटलाइजेशन अच्छे से है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वहाँ कम है डेवलपमेंट। या बिहार का उदाहरण देंगे या छत्तीसगढ़ वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये देखिए दक्षिण एवं पश्चिम भारत की तुलना में पूर्वोत्तर एवं आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का अभाव है। तो इतना सा आप लिख देंगे, दैट्स इट। आगे की राह आप जरूर बताएंगे। जैसे बताया था आपको, सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच, अर्थात सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच का अर्थ क्या हुआ कि सबको डिजिटल एक्सेस होना चाहिए। सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट, भाई बड़ा ही महंगा है लेकिन उसका क्या करेंगे, पहुंच तो है लेकिन वो महंगा है, तो एक अफोर्डेबल प्राइस पर होना चाहिए। डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए, स्कूल स्तर से ही डिजिटल शिक्षा और साइबर जागरूकता बढ़ाई जाए। क्या होता है, कई बार हमारे यहाँ समस्या क्या है कि आपको डिजिटल एक्सेस तो है लेकिन आपके अंदर डिजिटल लिटरेसी नहीं है, अर्थात किस प्रकार से डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे हमारे कुछ बड़े लोग होते हैं, वो यूट्यूब देखते रहेंगे और कोई भी फेक न्यूज आएगी तो उनको लगेगा कि ठीक है। या आप देखते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर आपके कई बार इस प्रकार से फेक मैसेज भेजते हैं, तो ये फेक मैसेज वही लोग फॉरवर्ड करते हैं जो डिजिटली लिटरेट नहीं है। तो इसका ज्ञान जब हमारे स्कूल स्तर से होगा, तो जब बच्चा बड़ा होगा, समाज का एक हिस्सा बनेगा, नागरिक बनेगा, वयस्क बनेगा, तो उसके अंदर डिजिटल जो है ज्ञान होगा। वो इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा जो समाज के लिए नुकसानदायक है। स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहिए। जैसे यहाँ आप दे सकते हैं भाषिनी ऐप का उदाहरण, ये भारत की लगभग सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। इससे आप क्वेरी कर सकते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, सभी भाषाओं में। इसके बाद भाई डिजिटल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूशन इसका होना चाहिए, क्रियान्वयन। तो ये आगे की राह बता देंगे। जैसे बताया था कि कुछ यहाँ सरकार के पहले लिख देंगे आप, तो उसमें आप यही लिख सकते हैं कि डेटा का स्थानीयकरण हो रहा है। यूपी का योटा D1 सेंटर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो डेटा सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा क्या है, भारत नेट परियोजना आप जरूर लिखेंगे। जब भी डिजिटल के ऊपर क्वेश्चन आता है, भारत नेट परियोजना अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो समझिए आपका उत्तर कमजोर है। अब आते हैं निष्कर्ष के ऊपर। देखिए कितना छोटा सा निष्कर्ष है लेकिन कितना प्रभावी निष्कर्ष है ये। डिजिटल समाज भारत के सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण है। अतः सबका डिजिटल विकास अर्थात इंक्लूसिव डिजिटलाइजेशन ही सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक समानता का वास्तविक आधारशिला बन सकता है। तो इतना आप लिखेंगे। इसमें सबका साथ सबका विकास जैसे कीवर्ड भी आप लिख सकते हैं। जो भी कीवर्ड आपको याद आ रहे हैं, थोड़ा फैंसी बनाने के लिए आपको थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। सिंपल सा स्टेटमेंट आपको निष्कर्ष में नहीं लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष वही पार्ट है जब एग्जामिनर आपका ऊपर का उत्तर पढ़े ना पड़े, यहाँ तक आएगा इतना वो जरूर पड़ेगा कि अच्छा इंट्रो और निष्कर्ष, कि अच्छा इतना अच्छा निष्कर्ष लिखा है तो बच्चे की समझ अच्छी है, तो इससे भी आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये आधा नंबर एक्स्ट्रा ही आपके सिलेक्शन का रास्ता खोलेगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर 8 अंक का क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, उसमें से अगर आपके 4 मिल जाते हैं तो गुड, और 4.5 मिल जाते तो वेल एंड गुड। लेकिन जब आपको उत्तर हल्का रहेगा तो वो आपके 3 नंबर दे के आगे निकल जाएगा या 3.5 नंबर देगा, तो ये फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इससे देखिए आधा नंबर अगर एक क्वेश्चन में आप बढ़ाते हैं तो 20 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपके बढ़ गए, तो जहाँ आपके 90 नंबर आने थे वहाँ आपके 100 आ गए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अगर आप 100 नंबर ले आते हैं 200 में से सभी जीएस में एवरेज, ये और या किसी में थोड़े ज़्यादा लाए
तो 100 प्लस आ गए तो आपका सिलेक्शन जो है आपकी फिर टॉप रैंक आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से मॉडल उत्तर दोस्तों हमारी इस सीरीज में भी दिए जा रहे हैं। आप इसको जोड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक थोड़ा कम करते हैं, लाइक करने से देखिए आपकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होती किसने लाइक किया है, और हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। जैसे हमें रीच बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे, तो हमें भी लगेगा कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। और मेनली हिंदी मीडियम के उन छात्रों के लिए तो ये वरदान है, ये पहल हमारी, कि भाई जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, एक एक डेढ़ लाख की, देखिए मेंस का कोर्स कराने की बड़े कोचिंग जो है 1 से 2 लाख तक आपसे ले लेते हैं, और पढ़ाएंगे ऐसा कि आपको याद कुछ नहीं रहेगा, आपके 2 साल लगा देंगे। जबकि मेंस का काम जो है ये पूरा मुश्किल से 6 से 7 महीने का है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे इस पहल को, तो ये 6 से 7 महीने में देखना आप, उससे भी पहले आपका मेंस तैयार हो जाएगा पूरा, GS 1 से लेकर यूपी PCH के लिए GS 6 तक, और UPSC के छात्रों के लिए GS 1 से लेकर GS 4 तक का सभी इसमें कराया जाएगा, बशर्ते कि आपका प्रोत्साहन मिलता रहे। क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि भाई ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें क्या है 1-to-1 इंटरेक्शन तो है नहीं। आपके कमेंट और लाइक से हमें पता चलता है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जिनको एक्सेस नहीं है महंगी कोचिंग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।